हेलो दोस्तों, आज हम मुग़ल वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम मध्य युगीन भारत का वीडियो बना चुके हैं, एक पार्ट डाल चुके हैं, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और चलिए, आज सेकंड पार्ट है मुग़ल वंश बाबर से। इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान और एक कौन था? तो इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो यह दौलत खान था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे यह चगताई तुर्क थे। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो वह था शैबानी खान। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो वह था बाबर। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो वह था बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो वह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो यह था उसकी सैन्य कुशलता। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था, तो यह था आपका कुशल सेना नायक। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? यह पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो वह हराया था इब्राहिम लोदी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था? तो 1526 में हराया था। इसमें देखिए कौन सुमेलित नहीं है? तो चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। सूची इसमें कौन आपको देखना है कि कौन सा सही है? तो देख लीजिए, केवल इसमें 3 सही है। इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो वह था खानवा का युद्ध। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो यह था खानवा का युद्ध था। मेवाड़ के जिन राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया वह था राणा सांगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुए थे? तो यह राणा सांगा पराजित हुए थे। भारत के मुगल शासक अपने बनने पर जियाउद्दीन मोहम्मद ने बाबर की उपाधि धारण किया था। बाबर नाम की उपाधि। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण किया था, तो यह काबुल में किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित था, तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सम्मिलित था। काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था तथा आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, वह है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो यह किया है मेवाड़ का किया है। मेवाड़ और कृष्णदेव राय उनके समकालीन थे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए देखिए, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखी थी। तुर्की मुगल दरबार की राज्य भाषा थी, तो इसका हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत है।
तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बाकी ने करवाया था। मीर बाकी ने करवाया था। क्वेश्चन अब देखिए, हुमायूं और शेरशाह, क्योंकि बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, जिसको चुनौती शेरशाह द्वारा दिया गया था और शेरशाह उसमें कामयाब भी हुआ था। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। तो इसमें उस्मान किसी का नाम नहीं है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि क्रम उन्हें युद्ध स्थलों के नाम अंकित करना है। तो यह हो जाएगा आपका देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के वध 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? शेरशाह एवं हुमायूं। शेरशाह एवं हुमायूं। शेरशाह एवं हुमायूं। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? तो यह किया था जौनपुर से। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो वह शेरशाह था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान की? तो वह था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित था। तो वह राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार और सैनिक सुधार तथा करेंसी प्रणाली में सुधार, यह सभी सुधार उसके सुधार व्यवस्था में सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो यह हुमायूं द्वारा किया गया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम इसको व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए, दौराहा का युद्ध 1532, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, सामूगढ़ का युद्ध 1658। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो यह हाजी बेगम था। हाजी बेगम। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो यह शेरशाह ने। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? तो यह था आपका 64:1 था। शुद्ध चांदी का रुपया का अधिकार किसके पास था? तो यह था शेरशाह के पास। शुद्ध चांदी का रुपया का अधिकार किसके पास था? तो शेरशाह के पास था। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें केवल कथन एक सही है। तो वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। क्वेश्चन नंबर, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी? तो यह हुआ था कालिंजर विजय अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? तो कालिंजर का था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध में करेंगे? तो यह शेरशाह सूरी के संबंध में। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयतात और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो यह बारवाड़ से। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो यह सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? यह सासाराम में। शेरशाह को दफनाया गया था? तो यह सासाराम में। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो यह करवाया था आपका दिल्ली के किला एक कुन्हा मस्जिद को।
दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, तो यह किया था शेरशाह ने। शेरशाह ने किया। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुहाना का निर्माण किसने करवाया था, तो यह शेरशाह ने करवाया था। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, तो यह शेरशाह सूरी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो यह शेरशाह ने किया था। शेरशाह ने किया था। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई, तो यह शेरशाह ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, तो इस्लाम शाह था। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 और 50 की इकाई में विभाजित किया था, तो उपयुक्त एक में इनमें से कोई नहीं और इसमें से अधिक भी हो जाएगा। इस्लाम शाह ने किया था। क्वेश्चन अब देख लीजिए, अकबर जो मुगल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली थी, तो यह मिला था आपका कालानौर में। कालानौर में। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो 1576 में हुआ था। 1576 में हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो यह हकीम खान था। हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो यह हाकिम सूर। हाकिम सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो यह हकीम खान सूर था। हकीम खान सूर था। दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एक काल अवधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी जानकारी देता है, तो यह हो जाएगा 1605 में अकबर, और ए गोंडवाना हो जाएगा और बी लाहौर हो जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूतों के जिस गृह में स्थापित किया हुआ था, कछवाहों का। कछवाहों का। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, तो यह कछवाहा था। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था, तो यह था अधम खा। अधम खा। अधम खा। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार की थी, तो यह था मेवाड़। 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 किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, वह था मारवाड़ के रावचंद्र सेन। मारवाड़ के रावचंद्र सेन। क्वेश्चन देख लीजिए 14, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी, तो यह मांडला की थी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी, मांडला की थी। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी, तो यह शहजादा सलीम से। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी, शहजादा सलीम के। शहजादा सलीम के। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है, तो वह अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे, तो यह था मनसबदारी प्रथा, धार्मिक रीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार सभी था। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो यह अकबर ने किया था, अकबर ने किया था। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो यह अकबर को कहा जाता है। इन निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो यह देख लीजिए, पहले हो जाएगा मालवा पर मुगल आक्रमण, उसके बाद हो जाएगा अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा पर कर कर्रानी की विजय, उड़ीसा पर कर्रानी की विजय, उसके बाद हो जाएगा तुक्कारोई का युद्ध, तुक्कारोई का युद्ध। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं 21। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बाध्य हो? तो यह अकबर ने कहा था, अकबर ने कहा था। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। ठीक, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव में अलग अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो यह हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अकबर का शासन जाना जाता है तो क्षेत्र को जीतने के लिए, अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए, तीनों के लिए जाना जाता है। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो यह वीर बख्शी था, वीर बख्शी था, वीर बख्शी था। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो यह मनसबदारी थी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो यह मनसबदारी व्यवस्था थी, मनसबदारी व्यवस्था थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो यह लागू किया गया था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। अकबर द्वारा दीवान ए पूर्ण रूपेण दर्जा किया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह था आसफ खां था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह मुजफ्फर खां तुर्बती था, मुजफ्फर खां तुर्बती था। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो यह मंगोलिया से। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था। घोड़े को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ए सही है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह अकबर की थी, जब्ती प्रणाली अकबर की थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो भू राजस्व में। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो यह 10 साला को। टोडरमल संबंधित थे, तो यह संबंधित है मालगुजारी सुधारों से। टोडरमल मालगुजारी सुधारों से संबंधित। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन: तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। तो इसमें केवल 3 सही है। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह द्वारा अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरत्न की कड़ी थी? तो यह टोडरमल था।
अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक पद्धति नीति आइन ए दसाला पद्धति निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो टोडरमल द्वारा। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो 1582 में। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो यह 1582 में। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? दीन ए इलाही का किस शासक ने प्रचार किया था? यह अकबर ने किया था। अकबर ने किया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह अकबर द्वारा। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो यह कहा था इनमें से कोई नहीं कहा था। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं है था, अपितु एक विचार पद्धति थी। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अकबर ने करवाया था। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो यह था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करते थे। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो यह जामा मस्जिद। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो यह अकबरी महल। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो अकबरी महल। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो यह हुमायूं का मकबरा। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह किया गया है आपका अकबर द्वारा। सुलह कुल अकबर द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यह उपयुक्त में से सभी द्वारा। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो अकबर के लिए। कथन ए अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो यह हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो यह करवाया था आपका बुलंद दरवाज़ा तथा जामा मस्जिद दोनों। बुलंद दरवाज़ा तथा जामा मस्जिद दोनों का। निम्न में से किस मुगल सम्राट के शिक्षा संबंधी सुधार किया था? तो यह अकबर ने किया था। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो अकबर ने। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। तो यह फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो यह पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। तो यह पंचमहल कराया था। जहांगीर महल स्थित है। तो यह आगरा में। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं कराया गया था? यह हो जाएगा आपका, यहाँ देख लीजिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। इसका निर्माण शाहजहां के शासन काल में कराया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देख लीजिए यहाँ बाबर 1526 से 30 तक रहा था काबुल। इसका मकबरा इसका काबुल में है। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। इसका मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर 1605 से 1627 तक रहा था। इसका लाहौर में है। और शाहजहां का आगरा में है। 1628 से 1658 तक रहा था।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए यहाँ बाबर, काबुल, हुमायूं, दिल्ली, अकबर, सिकंदरा, जहांगीर, लाहौर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह था फैजी था। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो अबुल कादिर बदायनी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो यह हो जाएगा इसका हो जाएगा रजन्मा हो जाएगा। 16वीं शताब्दी के संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, तो रजन्मा कहलाता है। रजन्मा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह महाभारत का है। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो यह अबुल कादिर बदायनी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो यह किया था अबुल कादिर बदायनी ने किया था। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह मोहम्मद हुसैन। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह हरिविजय सूरी था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी थे। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो यह दशावंत था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो यह अकबर था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो यह अकबर था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो यह अकबर के काल। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह था अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो यह रॉल्फ फिंच था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच था। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, तो देख लीजिए। पहले हो जाएगा आपका जजिया की समाप्ति, उसके बाद इबादत खाने का निर्माण, उसके बाद मजहर पर हस्ताक्षर, उसके बाद दीने इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो 1576 में। चलिए, अकबर भी खत्म हो गए। अब जहांगीर का देख लीजिए। जहांगीर से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने चालू किया था? तो यह जहांगीर ने किया था। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने किया था। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? तो यह जहांगीर के काल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो यह भेजा था हॉकिंस को भेजा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस था। निम्नलिखित अंग्रेज में जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था वह था हॉकिंस था। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो यह था विलियम हॉकिंस था। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो यह आया था जहांगीर के शासनकाल में। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो यह 1615 में आए थे। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो
15 में 1615 में भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो यह आया था थॉमस रो आया था। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो यह दिया था अजमेर में दिया था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो यह हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा रॉल्फ फिच, उसके बाद विलियम हॉकिंस आया था, उसके बाद निकोलस डाउन्स आया था, उसके बाद थॉमस रो आया था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन काल का मूल्यांकन विवरण दिया वह कौन था? तो फ्रांसिस्को प्लेसर्ट था। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो यह किया था फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने किया था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा आपका जहांगीर और बाबर दोनों का नहीं है। जहांगीर तथा बाबर दोनों का, जहांगीर का हो जाएगा आपका काबुल में और तथा बाबर का हो जाएगा, बाबर का हो जाएगा काबुल में, जहांगीर का हो जाएगा शहादरा लाहौर में। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है? तो जहांगीर को दफनाया गया है लाहौर में। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो यह है जहांगीर। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो यह जहांगीर के काल में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो यह जहांगीर के। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? तो यह अबुल हसन। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो यह मंसूर था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो यह लिखा है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। क्वेश्चन देखिए आगे 24, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो यह जहांगीर ने किया था। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने किया। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो यह हो जाएगा 2, 3, 4, मतलब खुर्रम ने किया था, महावत खां ने किया था और खुसरो ने किया था। खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने किया था। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो यह जहांगीर का पुत्र था। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो यह जहांगीर का पुत्र था। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो यह जहांगीर नहीं था। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? वह जहांगीर क्या था? जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं है? तो यह महावत खान। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं है? वह महावत खान। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो यह नूरजहां ने। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां। पश्चिमीकरण मतलब पिटरा डी ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह दीवारों में कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। सूची 1 को सूची 2 से मिला करना है, देख लीजिए। बाबर जामा मस्जिद संभल में, हुमायूं दिन पनाह, अकबर जहांगीरी महल, जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है, यह दतिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें से शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में, यह
सुमेलित नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। अब देखिए शाहजहां के बारे में, चित्र को ध्यान से देख लीजिए और छायांकित भाग को देख रहे किसके शासनकाल में था, तो यह शाहजहां के शासनकाल का साम्राज्य था, शाहजहां के शासनकाल का साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो यह कंधार था, कंधार था, कंधार था। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था, तो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, तो यह कविद्राचार्य ने किया था, कविद्राचार्य ने किया था। किस मुगल शासक ने बनारस में संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवि थे, तो कवि शाहजहां। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान कवियों का सम्मान किया था, तो यह शाहजहां। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था, तो यह काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना। काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना, मित्र शासक को लाना। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था, तो यह कलीम था, कलीम था। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था, तो कलीम था। मुमताज महल का असली नाम था, मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम सामान्य हमें देखने को मिलता है, तो यह मिलता है आपको मिलेगा ताजमहल में, ताजमहल में, ताजमहल। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो यह करवाया था आपका शाहजहां ने, शाहजहां ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो यह किया था शाहजहां ने, शाहजहां ने। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो यह शाहजहां ने किया था, शाहजहां ने किया था, शाहजहां ने किया था। अलाई दरवाजा, इसको सुमेलित करना है तो देख लीजिए, अलाई दरवाज़ा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां द्वारा और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब द्वारा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो यह शाहजहां ने करवाया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, शाहजहां ने करवाया। लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है, तो यह है आपका शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां है। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था, तो यह शाहजहां के शासनकाल में हुआ। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, तो यह दिया था दारा शिकोह, दारा शिकोह को, दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, तो यह सीर ए अकबर, सीर ए अकबर, सीर ए अकबर। सीर ए अकबर के लेखक कौन थे, तो दारा शिकोह, दारा शिकोह थे। अधोलिखित में से कौन एक दारा शिकोह की रचना है, तो यह है मजमल बयान, मजमहल बयान। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था, तो यह दफनाया गया था दिल्ली में। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था, तो यह दिल्ली में, दिल्ली में। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, तो यह दारा शिकोह था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो यह कहा है आपका एल श्रीवास्तव ने कहा, एल श्रीवास्तव ने कहा। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था, तो यह दिया था मीर जुमला ने दिया था, मीर जुमला ने दिया था, मीर जुमला ने दिया था। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी
रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया। तो यह किया था शाहजहां ने। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था? तो यह औरंगजेब था। चलिए अब औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। इससे भी अच्छा क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो यह देख लीजिए पहला क्वेश्चन। कथन ए, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया। तो यह हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सत्य। ए सत्य है पर आर असत्य, ए सत्य पर आर असत्य है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? तो यह हुआ था आपका औरंगजेब। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो यह औरंगजेब द्वारा। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यह हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद हो जाएगा सरनाल का युद्ध, उसके बाद धर्मत का युद्ध, उसके बाद जजाऊ का युद्ध। औरंगजेब ने जोधपुर में इस शासक सॉरी दोस्तों, थोड़ा फीवर हो गया है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सफल होना है तो पढ़ना पड़ेगा। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो यह देख लीजिए, पहले हो जाएगा आपका बनारस के पास सूजा की पराजय, उसके बाद धर्मत का विजय, उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई, उसके बाद देवराई की लड़ाई। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया वह था सुलेमान सिको। औरंगजेब के किस पुत्र ने दारा विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो यह था अकबर। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह किया था जय सिंह ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो यह औरंगजेब को कहा जाता है। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो यह औरंगजेब जाना जाता है। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो वह आया था पीटर मुंडी अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत की यात्रा पर आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया था तथा एंटोनियो मोरेस्टा अकबर के समय में आया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो यह किया था आपका औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राजाओं को विजय किया था वह थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो यह किया था 1686 में। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अबुल हसन कुतुब शाह था। देख लीजिए, दिए गए चित्र मानचित्र को निर्देशित करता है। तो यह 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो वह था आपका औरंगजेब के समय। मुगल साम्राज्य जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है? तो वह है औरंगजेब। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था
वह है औरंगजेब। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है वह है दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा निर्मित है यह औरंगजेब द्वारा। बीबी का मकबरा औरंगजेब द्वारा। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो यह रबिया उद दौरानी का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो यह मेहरुनिसा थी। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? मेहरुनिसा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो यह किया था जहां आरा को। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो औरंगजेब के शासनकाल। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो यह औरंगजेब के। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? तो यह किया था औरंगजेब ने। मुगल कालीन प्रशासन देख लीजिए, मुगल काल में प्रशासन की क्या व्यवस्था थी? तो यह मुगल प्रशासन के दौरान दिल्ली को किस नाम से जाना जाता था? तो यह सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता। मुगल काल में जनपद या जिला क्या कहलाता था? सरकार कहलाता था। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो यह मीर बख्शी था। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी था। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था वह भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। अभिकथन ए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण आर, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो यह मनुची को किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था। सम्राट ही उनका आसन कर्नल था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। लोक आचरण अधिकारी था। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 9, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका हो जाएगा आपका 1 और 3 केवल सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे तथा मनसबदारों के 3 वर्ग थे। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर था? तो यह अंतर था आपका 1 और 2 दोनों गलत है। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो यह भू राजस्व था। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो यह
भू राजस्व था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था, तो यह करता था आपका भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया वह था आपका जहांगीर था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, यह करता विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि राजस्व राजस्व विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदानित भूमि। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यह हुआ सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समर्थ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद पौत्रिक था। यह हो जाएगा केवल एक मनसबदारी। मुगल काल में इसमें हो जाएगा केवल एक मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित है, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। कथन ए और कारण ए दोनों सही है, परंतु कथन ए का स्पष्ट नहीं करता है। कथन देख लीजिए ए, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च अधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। तो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देखिए दीवान ए तन जागीर एवं वेतन को देखना मुस्ताफिर राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए वाकियानीस प्रमुख घटनाओं एवं अवसरों को सूचीबद्ध करना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लीजिए अकबर मुजफ्फर खान जहांगीर के समय में दीवान था। गियास बेग एतमादुद्दौला, उसके बाद शाहजहां के समय था सादुल्ला खां और अकबर के समय था असद खां था। कथन ए देख लीजिए अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण आर शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो इसका हो जाएगा ए सही है, परंतु ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है या व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो यह हो जाएगा अकबर ने। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, यह दाम कहलाता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो यह बाबर ने चलाया। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, तो यह लगान निर्धारण का तरीका था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका था। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो यह हो जाएगा आपका हल की संख्या। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्राचीनतम आधार था? तो हल की संख्या। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबहाव को पुनर्जीवित करके किया गया है? तो यह किया गया है आपको
शहाब नहर। चलिए, ये खत्म हो गया। तो आगे देख लेते हैं मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। मुगल काल में संगीत और चित्रकला से संबंधित क्या क्या कार्य किए गए थे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मुगल चित्रकला के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। युद्ध दृश्य और पशु पक्षी का प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण सभी होता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। तो यह किया था आपका हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था हुमायूं ने। उसके बाद किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो यह बनवाया था आपका हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्र कला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। तो यह कालीघाट में। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है। तो यह किया गया अब्दुल समद और मीर सैयद द्वारा। दशावंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी कौन थे। तो अकबर था। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। तो यह हुआ था अकबर के दरबार में। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। तो यह अकबर के दरबार में हुआ था। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में चयन करना है। जहांगीर के समय कौन चित्रकार थे। तो जहांगीर के समय आपका हो जाएगा अबुल हसन और आकारिया थे। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी। तो यह जहांगीर के समय। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण प्रदान किया था। तो चित्रकला को। इनमें से किस मुगल सम्राट ने चित्रकला पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधर एल्बम और वैश्विक रूपियों पर अधिक जोर दिया। यह जहांगीर ने। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस काल की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है। तो यह चित्रकला को दर्शाता है। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है चित्रकला के लिए। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो यह चित्रकला के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। तो यह बीड़ा। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन था। तो यह तोड़ी था। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग तोड़ी था। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किया था। तो यह किया था आपका हो जाएगा 5। मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। यह कथन गलत है। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो इसमें सम्मिलित तानसेन और हरिदास थे। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तो यह ग्वालियर में। ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम था। तो यह रामतनु पांडे। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो यह भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। क्वेश्चन देखिए आगे। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है। तो यह
गुर्जरी विभूति नहीं है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो यह अकबर ने लिया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो यह लिया था आपका अकबर ने। मुगल कालीन साहित्य देख लीजिए, साहित्य भी बहुत छोटा सा है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, बाबरनामा को अंग्रेजी में अनुवादित किया था तो लेंडेन और रॉस्किन ने बाबरनामा को अंग्रेजी में अनुवादित किया था लेंडेन और रॉस्किन ने। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो यह लिखा है आपका गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो यह किया था आपका गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? तो यह गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था माहम अनगा के द्वारा। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? वह करवाया था माहम अनगा। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो यह किया था ताजुल माली। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ताजुल माली। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लीजिए। हसन निजामी, ताजुल मासीर, ख्वादमीर, हुमायूंनामा, मुहम्मद काजिम, आलमगीरी नामा, भीमसेन, नुस्खा ए दिलखुशा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लीजिए यहाँ मुल्ला दाऊद चांदायन, दामोदर कवि, राग विभोद और सोमनाथ पद्मावती कथा, अमीर खुसरो आशिका। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लीजिए। आलमगीर नामा, मिर्जा मोहम्मद काजिम। तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद। चहार या चमन, चंद्रभान ब्राह्मण। इकबाल नामा जहांगीरी, मोहम्मद खां। तबकात ए अकबरी किसने लिखी है? तो यह लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने। तबकात ए नासिरी किसने लिखी है? तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? तो निजामुद्दीन अहमद ने। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? तो यह अब्दुल रहीम खान का था। क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल रहीम लाहौरी कौन थे? तो यह थे आपके शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो यह इनायत खां। शाहजहांनामा लेखक के लेखक कौन थे? शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? इनायत खां। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो यह बाबर तुजु के बाबरी। क्वेश्चन देख लीजिए 17, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तुगलकनामा इब्न बतूता, यह सुमेलित नहीं है। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो यह पंचतंत्र का। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। किसके शासन काल में योगाविष्ट का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? तो यह है
अकबर अकबर द्वारा अकबर अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था तो यह 7 वर्षों में अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह अबुल फजल द्वारा। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। मुगलों का अदालत में भाषा था तो यह फारसी। मुगलों का अदालत में भाषा था फारसी। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो यह साकी मुस्तैद खा का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देख लीजिए। भीमसेन कायस्थ तारीख ए दिलखुशा चंद्रभान ब्राह्मण चाहर चमन ईश्वर दास नागर फुतूह ए आलमगीरी सुजा राय भंडारी खुलसात उत तवारिख खुशावत उल तवाखिर। नस्तालिक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती है। एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती है। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे वह है आपका राजा सामंत सिंह थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृति रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिय की रचना की थी? तो केशव ने की थी। निम्न में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? केशव ने किया था। मुगल काल का विविध देख लीजिए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें अकबर थॉमस रो यह सुमेलित नहीं है, नहीं तो और सब सुमेलित है। देख लीजिए कौन कौन सुमेलित है। जहांगीर विलियम हॉकिंस, शाहजहां टेवेर्नियर और औरंगजेब मनुची। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत में हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? तो यह किया है आपका जॉन बैप्टिस्ट टेवेनियर। देखिए यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 संयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो यह हो जाएगा आपका विलियम फिंच। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देख लीजिए। इसमें स्टार लगा। इसमें दो हॉकिंस और रो का समय काल आपस में ओवरलैप होता है। देख लीजिए यहाँ हॉकिंस 1608 से 11 में, थॉमस रो 1615 से 19 में, मनुची 1653 से 1708 में आया था और रॉयल फिंच 1583 से 1586 में आया था। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है तो इसका हो जाएगा पहले जहांगीर, उसके बाद मुहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय। निम्नलिखित में 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है तो यह हो जाएगा पहले चंगेज खान ने आक्रमण किया, उसके बाद तैमूर ने किया, उसके बाद नादिर शाह ने किया, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने किया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था, ठीक है। उसका और इसमें जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सुमेलित है? तो यह देख लीजिए आप, इसमें सुमेलित करना है तो यह हो जाएगा आपका, देखिए
इसका हो जाएगा नादिर शाह दिल्ली में कत्लेआम किया था 1739 में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम 1739 में। बाबर और इब्राहिम लोधी के समय बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था 1526 में। उसके बाद हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था 1556 में। 1556 में दूसरी लड़ाई हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था 1761 में। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, दित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? यह हेमू के नाम से जाने जाते हैं। हेमू के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय गौरव वंश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हेमू पृथ्वीराज के लिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? यह देख लीजिए, इसमें कौन कौन सुमेलित है। सुमेलित करना है। तराइन का युद्ध 1192 में, अकबर की मृत्यु 1605 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो देख लीजिए, अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के विरुद्ध लड़ा गया था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के विरुद्ध था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लीजिए, इसमें भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। मुहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान हुआ था। शिवाजी का देहांत 1680 में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र 1600 में प्राप्त हुआ था। अकबर का राज्यारोहण 1556 में हुआ था। पंजाब के गुरुदासपुर जिले में कल्लानौर नामक स्थान पर हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देख लीजिए, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तराइन का युद्ध हुआ था आपका 1192 में। असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 में। हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है? तो यह हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, यही सुमेलित है। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो यह हो जाएगा खानवा का युद्ध, उसके बाद खानवा के बाद घाघरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, सामूरगढ़ का युद्ध। खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सामूरगढ़ का युद्ध। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए व्यवस्थित यहाँ कालानुक्रम। चंदेरी का युद्ध 1528 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह जहांगीर बल्क का युद्ध शाहजहां के काल में हुआ था। अता अली खां किसका नाम था? इनमें से कोई नहीं। तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के पश्चात उनका नाम अता अली खां रखा गया। बी इसका हो जाएगा। एकता प्रथा हो जाएगा दिल्ली के सुल्तान। जागीर हो जाएगा आपका मुगल के समय। अमरम हो जाएगा आपका विजयनगर में। मोकासा हो जाएगा आपका मराठे। मोकासा मराठे के समय में था। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? तो यह
सूरत को मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था, तो यह पारसियों से लिया था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था पारसियों से। मुगल काल में जिस मदरसे मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह था लखनऊ। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, तो देख लीजिए। इसका हो जाएगा पहले पद्मिनी, उसके बाद दुर्गावती, उसके बाद ताराबाई, उसके बाद अहिल्याबाई। पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो यह हो जाएगा केवल इसमें दिल्ली का अब्दुल रहीम खाना मकबरा दिल्ली में स्थित है, यही सुमेलित है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों गलत है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ई मुगल कालीन इमारत एवं संस्थान में सुमेलित नहीं है, तो यह हो जाएगा जहांगीर महल बुरहानपुर में नहीं है। जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। उसके बाद हो जाएगा आपका शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। सूची निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनना है, तो 28 का बी हो जाएगा आपका अटाला मस्जिद जौनपुर, उसके बाद शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, उसके बाद हो जाएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली, उसके बाद रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के सूची दिए गए कूट का सही चित्रण करना है। देखिए, बाबर जामा मस्जिद सांभर, हुमायूं दिन पनाह में, अकबर जहांगीरी महल, जहांगीर एतमाद उद दौला का मकबरा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो देख लीजिए। कुतुब मीनार इल्तुतमिश, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाज़ा अकबर, मोती मस्जिद औरंगजेब। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, तो यह हो जाएगा आपका ए। इसका हो जाएगा पहले खानवा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद कन्नौज का युद्ध, उसके बाद तालीकोटा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो यह देख लीजिए। हो जाएगा आपका आलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा, मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। सूची 1 को हो गया। मुगल काल में मौलिमल था, तो भारतीय व्यापारी जहाज़ों पर मौलिमल एक कर्मचारी था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामंत कौन थे, तो यह व्यापारी थे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामंत कौन थे, तो यह एक व्यापारी थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यह हो जाएगा जरीब एक प्रकार का कर था, तो जरीब एक प्रकार का कर नहीं था। शेर शाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। मुगल काल में 1 रुपया चांदी के सिक्के 40 दाम के बराबर होता था। चलिए, मुगल का विविध भी खत्म हो गया। अब सिख संप्रदाय देख लेते हैं। सिख संप्रदाय को कल हम देखेंगे। चलिए, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।